नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जिस देश में 4 राज्यों के चुनाव कराने में चुनाव आयोग को छींके आ जाती हूँ। हरियाणा और कश्मीर का चुनाव करा लिया, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ कराने की हिम्मत ना कर पाया चुनाव आयोग। वहां पे वन नेशन वन इलेक्शन लाया जा रहा है। मैंने अभय दुबे जी से बातचीत की और पूछा कि इसके पीछे कहानी क्या है। क्या वास्तव में मोदी जी की कल्पना है कि एक खेल किया जाए, पूरे देश पे कब्जा किया जाए? क्यों लाया जा रहा है? क्या वजह है? बहुत बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। और बात ये भी निकल के आई कि आज तक मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल ने अपना नेता नहीं चुना। भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है। कहीं एमपी कुछ गड़बड़ ना कर दें, संघ के इशारे पे कुछ ना कर दें। और आखिर संजय जोशी का क्या होने वाला है? और शानदार बातचीत है अभय जी से। आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी बातचीत सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है अभय जी। जिस देश में 4 राज्यों के चुनाव एक साथ ना करा पाता हो चुनाव आयोग, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर हरियाणा में हो गए और झारखंड महाराष्ट्र के टाल दिए गए। एक बारिश की वजह से चुनाव टल जाते हो, पूजा पाठ की वजह से चुनाव टल जाते हो। वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव लोकसभा से पास हो गया, जेपीसी में चला गया। बड़ा विरोध किया। लोगों ने कहा कि ये क्षेत्रीय दल खत्म करने की साजिश है। कुछ लोगों ने कहा ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। कुछ लोगों ने कहा कि संविधान की मूल धारणा को खत्म कर देगा ये वन नेशन वन इलेक्शन। आप क्या सहमत हैं वन नेशन वन इलेक्शन के? और अगर सहमत नहीं है तो आपको क्या लगता है ये प्रोपोगंडा, ये ड्रामा किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं तो बहुत पहले भी कई बार कह चुका हूं और 4 PM के मंच पर भी मैंने कहा है, जहां जहां बोलने लिखने का मौका मिलता है, अभी से नहीं, जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात पिछले 7-8 साल से जब चलनी शुरू हुई थी, तभी से मैं इस बात को कह रहा हूं। मेरा मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी हुई दूरगामी स्तर की रणनीति है। ये शोषा उसने बहुत दिन पहले छोड़ा था और इस रणनीति के मुताबिक वो क्षेत्रीय शक्तियों को बिल्कुल निष्प्रभावी कर देना चाहती है। भाजपा का मानना यह है कि जब तक ये क्षेत्रीय शक्तियां रहेंगी, तब तक भारत के ऊपर हम एक छत्र शासन नहीं कर पाएंगे। क्षेत्रीय शक्तियां हटी, उसका मानना है कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस हमारा मुकाबला नहीं कर सकती उस स्तर तक, फिर केवल हम ही रह जाएंगे, हम एक छत्र शासन करेंगे। हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसके बड़े प्रतिबद्ध स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका यह है क्षेत्रीय शक्तियों को निष्प्रभावी करने का कि सारे देश में सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं। अब इसमें क्या है, इनकी कल्पना यह है कि जब चुनाव एक साथ होंगे तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उनके ऊपर राष्ट्रीय जरूरतें और राष्ट्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय भावनाएं उसके ऊपर हावी हो जाएंगी। अब आप कल्पना कीजिए 2019 का जो चुनाव था, 2019 के चुनाव में चूंकि पुलवामा वाली घटना हुई थी, उसके बाद बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, घुसकर मारा, सारे देश में जो है ना इस प्रकार का प्रचार हो रहा था और राष्ट्रवादी भावनाएं अपने चरम पे थी। उसी वक्त अगर लोकसभा के चुनाव के साथ सारी विधानसभाओं के चुनाव भी कराए जाते तो मुझे पक्का यकीन है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को लोकसभा में एक बड़ी जीत हासिल हुई, उसी तरह बहुत सारी विधानसभाओं में भी, जहां वो वैसे जीतने की कल्पना नहीं कर सकते, उनका प्रदर्शन अच्छा रहता, पहले से प्रदर्शन उनका बेहतर रहता और वहां पर वो अपना संसदीय हस्तक्षेप शुरू कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उस वक्त सारी विधानसभाओं को चुनाव उससे आप लिंक नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार की पूरी जुगाड़ है। जुगाड़ शब्द मैंने अखिलेश यादव से लिया है। अखिलेश यादव का कहना यह है कि ये नरेंद्र मोदी की चुनाव जीतने की जुगाड़ है। बिल्कुल। अब आप, कितनी विडंबना है कि 80 और 90 के दशक में यही भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय शक्तियों से जुड़कर उनका प्रभाव उधार लेकर आगे बढ़ी थी। जब 84 में इनके पास केवल 2 सीटें रह गई थी, तो धीरे धीरे करके भाजपा के प्रदर्शन में सुधार हुआ, वो क्षेत्रीय शक्तियों की दम पर हुआ था। लालकृष्ण आडवाणी उस वक्त ये कहते हुए घूमते थे कि कांग्रेस क्षेत्रीय शक्तियों का दमन करती है, केंद्र राज्य संबंध और बेहतर होने चाहिए, राज्यों के पक्ष में झुके होने चाहिए, कांग्रेस उत्तरोत्तर सत्ता का केंद्रीकरण कर रही है। लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हुए घूमते थे। लालकृष्ण आडवाणी ये भी चाहते थे कि ज्यादा राज्य होने चाहिए, छोटे राज्य होने चाहिए, बड़े राज्यों को तोड़कर कई हिस्सों में बांट देना चाहिए ताकि छोटे छोटे राज्य हो, राज्यों की संख्या और बढ़ाना चाहते थे। वही भारतीय जनता पार्टी आज
सारे राज्यों के ऊपर अपना कब्जा करने के लिए भाजपा का नारा भी है 100% भाजपा, चप्पे चप्पे पर भाजपा। और वो लोग खुल के इस बात को कहते भी हैं। एक बार नितिन गडकरी ने मेरे सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हमारा भाई, हम तो आपस में 100% भाजपा का नारा देते हैं, हम किसी के लिए कोई जगह छोड़ने वाले नहीं है। तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीति है, भाजपा की नीति है। वो ये चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हो गया तो उन्हें ऐसा मौका मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसा मौका मिले ही, लेकिन ऐसा मौका मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं जब ये पूरे देश की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लें। और उसके बाद में भले ही नाम के प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन एक तरह से राष्ट्रपति शासन नुमा पूरी स्थिति बन जाएगी। जो मन में आया करेंगे। अभी भी जो मन में आया वो कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि अभी कोई कमी रह गई है। भाई सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, वो वही करते हैं जो उनका मन आता है, जो मन में आया करते हैं। तब तो और भी ज्यादा करेंगे इससे ज्यादा। अब आप एक बात सोचिए संजय जी, छोटी सी बात मैं आपके साथ रख रहा हूं। हम लोग बहुत दिनों से चुनाव सुधार का राग अलाप रहे हैं। चुनाव सुधार जब हम कहते हैं तो क्या क्या होते हैं हमारे मुद्दे? चुनाव में धन बल का प्रभाव कम हो, चुनाव महंगे नहीं हो बल्कि सस्ते हो, चुनाव में बाहुबल का प्रभाव कम हो, गुंडों की इन सब की ना बने, भला आदमी भी चुनाव लड़े, इसके बाद पैसा ना हो वो भी चुनाव लड़ सके और चुनाव जीत सके। ये दो सबसे बड़ी बातें हैं। उसके बाद नई बातें जो आई हैं वो ये है कि ईवीएम के साथ में जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं, ईवीएम के इस्तेमाल के साथ उन समस्याओं का कोई निराकरण हो, इसके ऊपर एक राष्ट्रीय सहमति बने कि भाई ईवीएम इस्तेमाल होगी कि नहीं होगी, क्या हम कागज के मतपत्रों की तरफ दोबारा लौटेंगे। ये इस तरह की बातें हैं जो कि चुनाव सुधार जुड़ी। अब एक राष्ट्र एक चुनाव, इस चुनाव सुधारों के इन मुद्दों को बिल्कुल संबोधित नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है उसका, उससे कोई ना एक राष्ट्र एक चुनाव करने से ईवीएम की समस्या हल होगी, ना गिनती में जो गड़बड़ियां होती वो हल होंगी, नहीं जो पोलिंग सेंटर्स पे जो पोलिंग एजेंट है उनको पीठासीन अधिकारी फॉर्म 17C देना शुरू कर देंगे, ऐसा करना शुरू होगा? नहीं होगा। ना ही धनबल बाहुबल इनकी समस्याएं हल होंगी। तो एक राष्ट्र एक चुनाव करने से चुनाव सुधारों की तरफ तो एक भी कदम नहीं बढ़ेगा, केवल विकृतियां पैदा होंगी। और वो विकृतियां क्या होंगी इसकी अभी कल्पना करना भी कठिन है। मेरा मानना यह है कि जो क्षेत्र हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1952 में चुनाव होने शुरू हुए तो क्या कोई कानून था इसके तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे? नहीं, कोई कानून नहीं था। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ऐसा होता था, ऐसा नहीं था कि कोई कानून हो। फिर जब 67-68 के दौरान में राज्यों में सरकारें बीच में गिरने लगी और केंद्र सरकार के लिए भी धीरे धीरे उत्तरोत्तर बहुमत प्राप्त होना मुश्किल होता चला गया और कमजोर होने लगी केंद्र सरकारें भी, उसके बाद में ये प्रक्रिया अपने आप टूट गई। आज नरेंद्र मोदी उसी काम को अतीत में लौटना चाहते हैं, पिछले जमाने में लौटना चाहते हैं और कानून बना के लौटना चाहते हैं, ताकि तब एक राष्ट्र एक चुनाव बाध्यकारी नहीं था कानूनन। भाई जब तक चल रहा था तो तक चला, नहीं चला तो अपने आप टूट गया। अब वो उसको बाध्यकारी बना देना चाहते हैं। आप कर ही नहीं सकते। आपको अगर बीच, तो ये कैसे होगा? अब मान लीजिए बीच में राज्य सरकार भंग हो गई या गिर गई राज्य सरकार, केंद्र की सरकार चलेगी, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर गई, वहां नरेंद्र मोदी उसके प्रधानमंत्री के साथ साथ उसके मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। हाँ सही बात। हाँ, ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि पूरे देश की राजनीति को वो अपने कब्जे में कर लेंगे। विपक्ष की सरकार गिरा देंगे, गिराने के बाद कहेंगे अब कोई सरकार नहीं बन रही, हमारी सरकार तो बनी नहीं सकती, हमारे पास है नहीं उतना। अब से दिल्ली है, दिल्ली की सरकार गिरा देंगे, भाजपा के जीतते हैं नहीं तो दिल्ली के ऊपर कब्जा हो जाएगा। अच्छा, जेपीसी पे फिर भेजा गया, इसके पीछे उद्देश्य क्या होगा कि जेपीसी में भेज दिया गया? इसकी रणनीति पहले तो जेपीसी बनेगी। जेपीसी तो किसी एक खास काम के लिए बनती है, जेपीसी पहले से बनी बनाई तो होती नहीं है। अब इसके लिए जेपीसी बनेगी। जेपीसी की संरचना क्या होगी, उसमें विपक्ष के कौन से लोग रखे जाएंगे? अब आप ये सोचिए, जो हाई पावर कमेटी बनी थी जिसके सभापति पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उस हाई पावर कमेटी में उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को रखा था ये दिखाने के लिए कि इसमें विपक्ष का नेता भी मौजूद था। अधीर रंजन चौधरी ने कहा भाई हम नहीं इसमें जाएंगे, क्योंकि इसका तो पहले से ही निष्कर्ष निकला हुआ है, पहले से ही तय है कि इस कमेटी को क्या सिफारिश करनी है, इसमें हमारे जाने से कोई फायदा नहीं। मैं समझता हूं अधीर रंजन चौधरी ने इसकी गलती की
और कांग्रेस आला कमान ने भी उनसे नहीं कहा कि आप इसमें रहिए। आपको ध्यान दिलाता हूं, जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना था, तो उसमें आरएल नायक एक दलित सदस्य थे, एकमात्र दलित सदस्य थे। तो जब रिपोर्ट आई, आरएल नायक ने कहा कि हम इससे सहमत नहीं है रिपोर्ट से। उन्होंने एक लंबा असहमति पत्र लिखा, जो आज तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है। उस असहमति पत्र को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि पिछड़े वर्ग को किस तरीके से समझा जाना चाहिए। अगर अधीर रंजन चौधरी जाते, उन बहसों में भाग लेते, हर बार अपनी असहमति दर्ज कराते और बाद में विद्वानों की मदद से, साथियों की मदद से एक बड़ा असहमति पत्र लिख के वहां दाखिल करते, वो असहमति पत्र रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट पे लगा होता, आप सोचिए कितना बेहतर होता था। लगातार उसका जो किया, जो रामनाथ कोविंद की हाई पावर कमेटी ने किया, उस हाई पावर कमेटी के अलावा का विकल्प भी लोगों के सामने होता। हर बार जब उसकी बात होती तो एक असहमति पत्र भी था, भाई इसके ऊपर भी गौर कर लीजिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता का असहमति पत्र था, इसके ऊपर भी गौर कर लीजिए वो क्या कह रही है। तो वो असहमति पत्र दरअसल विपक्ष के विरोध का लोकसभा में आधार बन जाता। लेकिन मैं मानता हूं कि अधीर रंजन चौधरी ने और कांग्रेस ने ये गलती की। उन्होंने एक तरह से रामनाथ कोविंद को एक कोरा चेक दे दिया कि आप अपने साइन करके इसे बैंक में जमा कर दें। ठीक बात है। और उसके बाद में जो फैसला आना था रामनाथ कोविंद का, वो फैसला आ गया। एक और मुद्दे की संसद में बड़ी चर्चा हुई। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी से ज्यादा प्रियंका गांधी फोकस पे रहती है मीडिया की, नेताओं की। बैग टांग के पहुंची प्रियंका गांधी फिलिस्तीन का लोगो था और फिलिस्तीन के समर्थन की बात, इनडायरेक्ट इशारा था। उस एक अकेले बैग ने पूरे इंटरनेट पे सुर्खियां बटोरी। उसका फोटो लगातार वायरल हुआ। बीजेपी ने ट्वीट किया कि इनको बांग्लादेश के हिंदुओं की चर्चा नहीं याद नहीं आ रहे। कांग्रेस के लोगों ने कहा कि भैया सरकार आपकी, आप याद कर लो, बांग्लादेश पे चढ़ाई कर दो, बांग्लादेश पे हमला कर दो, जो जो करना है बांग्लादेश का कर लो। प्रधानमंत्री के मुंह से बांग्लादेश का बात नहीं निकल रहा, हसीना शेख को ले ही बैठे हुए हैं। लेकिन फिर उसके अगले दिन प्रियंका गांधी लेकर आ गई कि जो बांग्लादेश में हिंदू और ईसाइयों पर अत्याचार है वो अत्याचार बंद किए जाए। यहां तक है कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी की विधानसभा में कल कहा कि एक महिला अभिनेत्री फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही है। हमें देखिए, हमने तो इजराइल में उत्तर प्रदेश के कई सारे हजार बच्चे भेज दिए और लाखों तनख्वाह मिल रही है। मैंने वो स्टोरी करी थी अभय जी, जब इजराइल भेजे जा रहे थे बच्चे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कि यूपी सरकार ने कमाल कर दिया, इतने रोजगार दे दिए। और मैं वो स्टोरी करने गया, शायद मेरी सबसे जिंदगी की भावुक कर देने वाली स्टोरियों में कहूंगी। मैंने दर्जनों बच्चों के इंटरव्यू किए थे, लाइन लगाए थे, रात भर बैठ के लाइन लगाए थे। और जब बात कर रहा था मैं तो रो पड़ रहे थे कि घर पे माँ ने कैसे विदा किया, पत्नी ने कैसे विदा किया, बहन ने कैसे विदा किया, पिता ने कैसे विदा किया। इजराइल जिस तरह युद्ध के मैदान में है, जिस तरह युद्ध चल रहा है वहां पर, उस समय भारत के नौजवानों को वहां युद्ध में झोंक देना काम के नाम पर, ये तो सीधे सीधे शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश सरकार रोजगार नहीं दे पा रही लोगों को। लेकिन फिलिस्तीन के बैग को लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने गर्व से कहा कि हमने अपने बच्चे इजराइल भेजे, वहां लाखों तनख्वाह मिल रही है। क्या किसी सरकार को इस बात पर गर्व होना चाहिए अभय जी कि उसने इजराइल जैसे अशांत क्षेत्र में, जहां हर तीसरे चौथे दिन मिसाइलें गिर रही थी, वहां पे अपने बच्चे भेज दिए और गर्व के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये क्या समझते हैं? जनता को समझ नहीं आएगी इस चीजें। देखिए, जनता को जो समझ में आएगा वो ना चुनाव के वक्त पता चलेगा, 2027 में पता चलेगा और उसके बाद 2029 में पता चलेगा। अभी 2024 में पता लग चुका है काफी कुछ। देखिए, योगी आदित्यनाथ से आप किसी किस्म की कोई उम्मीद मत कीजिए। हम लोग जानते हैं कि सारे देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की तो बहुत बुरी हालत है। मैंने तो आज ही शायद कहीं एक आंकड़ा देखा था या कल कहीं आंकड़ा देखा था कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के ऊपर शायद 35 या 36 हजार रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश के हर बाशिंदे के ऊपर 35 या 36 हजार रुपए का कर्ज है और निरंतर कर्ज उत्तर प्रदेश के लोग बढ़ता जा रहा है। इससे ज्यादा घटिया और कोई अर्थव्यवस्था किसी भी प्रांत की नहीं है जो उत्तर प्रदेश की। शायद मेरे ख्याल से उसके बाद बिहार के ही नंबर इसके पहले बिहार के, इसके बाद बिहार का ही नंबर आता होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश इस मामले में टॉप कर रहा है। तो अब ये तो इसके बारे में क्या कहा जाए, ये जो भी चाहे कहते हैं। इजराइल को सबसे बड़े राष्ट्रवाद का और देशभक्ति का सबसे बड़ा एक आदर्श देश मानते हैं। इतना छोटा देश
जो कि अमेरिका के रहमो करम पर निर्भर है और पूरी तरह से अमेरिका के सपोर्ट, अमेरिका द्वारा दिए गए हथियारों के ऊपर निर्भर है और पूरी तरह उसने जो यहूदी धर्म की शानदार जो परंपराएं होती हैं उन परंपराओं का उल्लंघन करके पूरे देश को एक तरह से जियनवादी, नस्लवादी बना दिया है। वो इनका आदर्श है और उस आदर्श को निभाने के लिए वहां पे ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भेज रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि 1.5 लाख रुपए की उन्हें तनख्वाह मिल रही है। मैं तो समझता हूँ आपने बहुत ही नरम शब्दों का इस्तेमाल किया, इनके लिए तो और भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो उस विषय में भी आपको चाहूंगा कि क्या संसद में प्रियंका गांधी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं? एक बैग टांग के आई, 2 दिन अलग अलग बैग थे और पूरे देश की मीडिया, सोशल मीडिया पे प्रियंका गांधी के बैग पे चर्चा कर रहा था। नेता को तो यही चाहिए ना कि चर्चा हो। फिलिस्तीन के लिए उन्होंने एक मैसेज दे दिया जो नेता पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही थी, वो अकेले प्रियंका गांधी ने बैग टांग के दे दिया। दूसरे दिन के बैग पे भी बड़ा दिलचस्प फिक्रा लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था बांग्लादेश के मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खड़े हो। हिंदुओं और ईसाइयों के साथ, हिंदू लिखा, हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो, ये लिखा हुआ था। तो जो अब ये बात, ये ईसाइयों का नाम कभी नहीं लेंगे क्योंकि वहां तो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, तो तो जो कट्टरपंथी हैं वो हिंदुओं के ऊपर भी हमले कर रहे हैं और ईसाइयों को भी तंग और परेशान कर रहे हैं। तो वहां तो स्थिति है, लेकिन ऐसा कभी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों अपनी वो सारी क्षमताएं दिखाई हैं जो कि एक इस तरह के नेता में होनी चाहिए। और संविधान के ऊपर जो उनका भाषण था वो भी काफी प्रभावशाली भाषण था। बहुत ही वो इत्मीनान से अपनी बात कह रही थी और उनकी वाक्य रचना, उनका आरोह अवरोह, बोलने की शैली, वक्तृता, वो सब बहुत बहुत बेहतरीन थी। जैसे जैसे और संसद की कार्रवाई में वो भाग लेंगी और सरकार का मुकाबला करेंगी, सरकार के ऊपर आक्षेप करेंगी, बहस मुबाहिसा करेंगी, वैसे वैसे उनका नेतृत्व और भी मजबूत होगा। और जहां तक आकर्षण का सवाल है, प्रियंका गांधी पहले से ही मुझे लगता है कि वो मीडिया के भी आकर्षण का केंद्र है और आम लोगों के भी आकर्षण का केंद्र है। प्राइम मिनिस्टर के भाषण के बाद लोग बाहर आए, लोगों ने पूछा कि कैसा शानदार भाषण। उन्होंने कहा मुझे अपने कॉलेज का मैथ का वो याद आ गया, सिलेबस। वो बताया कि वो अमित शाह सो रहे थे, नड्डा हाथ मल रहे थे। ये सब बातें राहुल गांधी नहीं करते इस तरह की, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस तरह की बातें की वहां पे। एक और घटना हुई कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो छगन भुजबल नाराज हो गए, उनका नाम लिस्ट में नहीं। बहुत रिएक्ट किया उन्होंने, छगन भुजबल ने, कि मैं भविष्य के बारे में विचार करूंगा, क्या क्या करूंगा। तो महाराष्ट्र में अभी बारात आई नहीं, फूफा जी पहले नाराज हो गए, या ये कह सकता हूँ कि बारात अभी विदा नहीं हुई कि फूफा जी नाराज हो गए। महाराष्ट्र का ये छगन भुजबल का रिएक्शन क्या बताता है कि सरकार इसी ये रिएक्शन बताता है, देखिए ये रिएक्शन, अगर छगन भुजबल नाराज नहीं होते, उनको रख लेते, उसमें वो नाराज नहीं होते, तो कोई और बात हो जाती। देखिए ये सरकार इसी तरीके से अस्थिर रूप में चलेगी। ये एक स्थिर सरकार नहीं है, बावजूद इसके पास संख्याएं बहुत हैं, इसके पास विधायक बहुत हैं, इसके बावजूद ये सरकार कभी भी स्थिर नहीं रहेगी। इस सरकार में हमेशा ही तीनों जो घटक दल हैं उनके बीच में, और खासतौर से अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में और इनके बीच में शिंदे की शिवसेना के भीतर अंतर्विरोध रहेंगे, काफी तनाव रहेंगे। तो ये सरकार लगातार तनावों से ग्रस्त रहेगी। इसमें ये लगातार लगता रहेगा कि अब गई कि तब गई, अभी झगड़ा होता है, अभी ये बाहर निकल के ना बैठ जाए, ये लगातार चलता रहेगा। ये कभी भी स्थिर नहीं रहेगी सरकार, क्योंकि जिस प्रक्रिया से ये बनी है ना, उसी में गड़बड़ हो गया। लगातार दो मुख्यमंत्री इसमें, आप देखिए ना, अभी तो शपथ ली है, अभी आप 2-3 महीने होने दीजिए, तब खबरें आनी शुरू होंगी कि शिंदे बिल्कुल अपने आप को मुख्यमंत्री से कम नहीं मानते हैं। और ये चीज फडणवीस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त साबित होगी, क्योंकि फडणवीस के पिछले 5 साल का जो उन्होंने मुख्यमंत्री गुजारा था, उस पर आप याद कीजिए, उसके ऊपर वो किसी के नहीं चलने देते थे। फडणवीस का 1 मैन शो था पूरा का पूरा वो, और इस बार वो 1 मैन शो नहीं कर पाएंगे, ये 2 मैन शो होगा, या आप कह सकते हैं 2.5 मैन शो होगा। ये 2.5 मैन शो, हाँ, आधा अजित पवार होगा उसमें। तो ये लोग चलने थोड़ा देंगे, ये सरकार इसी तरह चलेगी। अच्छा, वो रहेगा संघ का उतनी हस्तक्षेप रहेगा महाराष्ट्र के नौकरशाही में, महाराष्ट्र के धंधे पानी में? देखिए अब जहां जहां वो जमाना चला गया कि सरकार मुक्त
संघ मुक्त सरकार या संघ मुक्त भाजपा मोदी जी ने 10 साल तक चलाई। ये मैं वही बात कह रहा हूं, कल आपके साथ चर्चा में दिलीप देवधर की जो बात कही थी उसी को मैं दोहरा रहा हूं। अब संघ हर जगह मौजूद है। संघ न केवल चुनाव लड़वाएगा, भाजपा का हाथ पकड़ के, ऐसे बच्चे को कहा था नहीं यहां से यहां तक चलो, तो भाजपा का हाथ पकड़ के वो बाकायदा निर्देशित करते हुए चुनाव लड़ाएगा। चुनाव जीतने की जिम्मेदारी भी लेगा संघ। हालांकि ऐसे झारखंड में हार गया तो उसके बारे में संघ कुछ नहीं बोलता है। झारखंड में भाजपा के वोट भी कम हो गए, तो वहां पूरी जो डींगे मारी जा रही हैं हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर, झारखंड के मामले में बिल्कुल इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। अगर हम लोग कहते भी हैं तो हम लोगों की बात ऐसा लगता है सुनी ना हो, अनसुनी कर देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है जी कि वो जो ईवीएम की चर्चा हो रही थी महाराष्ट्र में कि ईवीएम में झोल है, ईवीएम में गड़बड़ है, उस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ये मैसेज कन्वे कराया गया कि भाई संघ जुट गया। लोगों में लगे कि इतना बड़ा मैंडेट इसलिए आ गया कि संघ जुटा था। नहीं देखिए, ये बात हो सकती थी और हो सकता है उसके अंदर ये एक एंगल हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी ने असल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मजबूर कर दिया कि वो पृष्ठभूमि से निकलकर अग्रभूमि में आ जाए। नरेंद्र मोदी संघ को पूरी तरीके से ढक्कन कर देना चाहते थे। संघ की जो 2024 का लोकसभा नतीजा रहा है वो लोकतंत्र के लिए और विपक्ष के लिए ही खुशकिस्मती की बात नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए भी खुशकिस्मती की बात है। अगर कहीं इनकी 350 सीटें आ गई होती तो आप समझ लीजिए संघ वास्तव में संघ मुक्त सरकार और संघ मुक्त भाजपा हो जाती। फिर नड्डा साहब का वो वक्तव्य जो है ना, उसको लोग बार बार दोहराते, बार बार याद करते थे। नड्डा ने कहा था संघ की अभी से कोई जरूरत नहीं रही इनको। तो संघ तो एक तरह से उस चुनाव मतदाताओं ने संघ को बचा लिया। संघ करता क्या वैसे, अगर मान लीजिए ऐसी 350 सीटें आती तो आरएसएस क्या करता? कुछ नहीं, मुंह में दही जमाए, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है, ऐसे पहले बैठे हुए थे। कुछ आदर्श और नैतिकता की कुछ बातें करते रहते और मोदी जी से कहते रहते कि भाई हमारे दफ्तरों को भव्य बनाओ। इनके तमाम संगठन बड़े बड़े दफ्तर हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी संपत्तियां सारे देश में संघ ने एक्वायर की हैं, हम सब लोग जानते हैं। अब पुराने तरीके के संघ हुए ना रहा, मलाई जो पहले काटते थे और काटते। अब महाराष्ट्र में अगर संघ इतना एक्टिव हुआ है, चुनाव जिताया है, तो महाराष्ट्र से आते हैं संजय जोशी, उनकी कोई चर्चा होगी? संजय जोशी को महामंत्री कुछ बनाने की बात आएगी आगे? भाई मेरे पास तो खबरें यही है कि संजय जोशी अभी भी अध्यक्ष पद की जो दौड़ है उसमें शामिल है। उनको बहुत दिन पहले जब नाम दिया गया था तो उनके नाम पे लोगों ने सख्ती से कह दिया था कि भाई इनको हम किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके मना कर देने से संजय जोशी का नाम निकल गया हो। संजय जोशी अभी भी उसमें दौड़ में मौजूद है। जब तक कि अध्यक्ष का फैसला नहीं हो जाता तब तक उनको वो दौड़ को उनको शामिल होना चाहिए। जब नया अध्यक्ष बनेगा तब देखते, हो सकता है वो, अगर संजय जोशी अध्यक्ष नहीं बने तो हो सकता है उन्हें महामंत्री बनाया जाए या कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाए, कोई महत्वपूर्ण पद वगैरह उन्हें प्राप्त हो सकता है। तो वो लगातार मोदी जी की आंख के कांटे बने रहेंगे। अच्छा, मोदी जी ने सोचा नहीं होगा कि राजनीतिक जीवन के अंतिम पायदान पे आके संजय जोशी इस तरह अटक जाएंगे जिंदगी में आके कि अटक ही गए? देखिए, हाँ, अटक ही गए। वैसे मोदी जी, आपको ध्यान होगा कि जब चुनाव नतीजा आया था उसके बाद में मोदी जी का वहां स्वागत हुआ, फूल बरसाए गए भाजपा दफ्तर में, आपको याद है सीन वो? तो मोदी जी का चेहरा कितना गुमसुम थे, खिसियाए हुए थे, हंसना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था मोदी जी के लिए। मुझे लगता है कि मोदी जी सोच रहे होंगे कि बाल बच गए इस बार। जो प्रियंका गांधी ने कहा ना कि आप चुनाव हारते हारते जीत गए, मतलब जो है, तो मोदी जी तो बाल ही बच गए, वरना तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अच्छा, उन्होंने, आपको याद है कि जब रिजल्ट आया था तो बीजेपी की बैठक नहीं की थी संसदीय बोर्ड की, सीधे एनडीए की बैठक? बीजेपी की बैठक आज तक नहीं हुई है। हम पता नहीं क्यों विपक्ष ये सवाल नहीं उठाता है। हमारा विपक्ष भी तो बहुत ही अजीब सा है, पता नहीं क्यों सवाल क्यों नहीं उठाता। आज तक नहीं हुई बैठक भाई, आज तक बैठक नहीं हुई है। आज तक कोई ऐसी खबर मैंने नहीं पढ़ी कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक हुई हो, उसमें नरेंद्र मोदी उसका नेता चुना गया हो, कभी नहीं। ये मान लिया गया कि यही नेता है। जब एनडीए की बैठक हुई तो उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी, ये कह के उनको पेश कर दिया गया। हाँ, जबकि बैठक तो हुई नहीं, कोई बैठक नहीं।
कहा जिस जाता है तरीके से कहावत देखिए महाराष्ट्र में देखिए क्या हुआ, भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, उसमें फडणवीस को नेता चुना गया। 2017 में भी जब पूर्ण बहुमत मिल गया था योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा को, तब उसकी बैठक हुई थी बाकायदा, उस बैठक में उनको नेता चुना गया था, मंच पे सब लोग मौजूद थे। इस तरह का कोई भी कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के बाद आयोजित नहीं किया गया। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी नहीं, स्टाइल में उसमें हो मुझे गया। लगता है कि वो उससे बचने की कोशिश की गई। अगर उस बैठक में ये जाते और उसमें मान लो कोई भी विधायक, कोई भी सांसद खड़े होकर कह देता कि भाई इसके ऊपर जरा प्रकाश डालिए कि बहुमत हमें क्यों नहीं मिला, फजियत होती। हम पीछे, हमें 400 सीटें क्यों नहीं मिली, तो उससे बहुत बेइज्जती होती इन लोगों की। हालांकि कुछ कह के निकल जाते हैं ये लोग कि नहीं हम सरकार बनाएंगे, ये बनाएंगे, सब बाद में सब प्रवक्ताओं से कहा गया कि आप हमको बहुमत नहीं मिला इस बात का कभी जिक्र ही मत कीजिए, आप लगातार ये कहते रहिए कि जितने के सारे विपक्ष को इतनी सीटें मिली हैं, भाजपा को अकेले उससे ज्यादा सीटें मिली हैं, इस प्रकार की कुछ आंकड़ेबाजी करते रहिए। देखो ठीक बात है, राजनीति बहुत मजेदार होती है, हमारी निगाह बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी और उन्होंने बताया विस्तार से कि वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी क्या है, प्रियंका गांधी के बैग के पीछे का खेल क्या है। मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, प्यार बनाए रखिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।